जम्मू का आरएसपुरा जुवेनाइल होम ब्रेकआउट। क्या आप जानते हैं इसका सच? नहीं जानते तो पूरा देखिए, सुनिए। क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने भेजा वेपन, मोबाइल फोन कब से इस्तेमाल हो रहा था, क्या पाकिस्तानी इनमेट्स को लोकल अपराधी ने भगाया, क्या मास्टरमाइंड गुग्गा था, क्या इसकी साजिश जम्मू से रची गई या बाहर से भी था हाथ, पंजाब से कैसे आया वेपन, किसने मुहैया करवाए पैसे, कौन लेकर गया इन्हें हाईवे तक, कैसे जम्मू कश्मीर से पंजाब पहुंचे शातिर अपराधी, पंजाब जाके कैसे पकड़े गए, पंजाब टीम, हरियाणा और चंडीगढ़ टीम का क्या था खास योगदान, सोशल वेलफेयर क्यों झाड़ रहा है पल्ला, आखिर सुपरिंटेंडेंट को क्यों किया गया सस्पेंड, क्या 1.5 महीने से सुपरिंटेंडेंट नहीं जा रहा था जुवेनाइल होम, 15 लोगों का स्टाफ था, कौन कौन मिला हुआ था, आखिर कभी इस जुवेनाइल होम पर काम क्यों नहीं हुआ, मेजर होने के बावजूद भी इनमेट्स क्यों रह रहे थे ऑब्जर्वेशन होम में, एक और पाकिस्तानी भी अभी भी ऑब्जर्वेशन होम में है, पूछताछ में क्या हुआ है खुलासा, क्या नेपाल के रास्ते पाकिस्तान भागने वाले थे दोनों इनमेट्स, क्या आईएसआई का था हाथ या गैंगस्टर्स की थी साजिश। देखिए पूरी स्टोरी और फिर समझिए इस जुवेनाइल होम ब्रेकआउट का पूरा सच। जुवेनाइल होम ब्रेकआउट कैसे हुआ, क्या हुआ, पूरा विस्तार से बताएंगे। और यह जानना बहुत जरूरी भी है कि क्या सामने से हमेशा एक्टिव दिखने वाली खाकी की ही गलती थी या उसके पीछे कई और लोग भी जिम्मेवार थे। पुलिस ने तो मशक्कत करके दोनों पाकिस्तानी कैदियों को बहुत जल्द गिरफ्तार कर लिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है कि आखिर ये सब कैसे हुआ, मगर हम आपको विस्तार से बताएंगे कि कैसे वहां से भागने में कामयाब हो गए तीनों इनमेट्स और आखिर उन्हें गिरफ्तार कैसे किया गया, और अब इसके पीछे की बियॉन्ड द हेडलाइंस है क्या, सारी कहानी है क्या, कहां कहां क्या क्या गलतियां थी जिनके ऊपर गौर ही नहीं किया गया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ। 16 फरवरी 2025 करीबन शाम के 5:15 बजे 3 कैदी, जिन्हें इनमेट्स कहा जाता है, ऑब्जर्वेशन होम यानी कि जुवेनाइल होम जो जम्मू के आरएसपुरा में स्थित है, वहां से भागने की तैयारी कर चुके थे। प्लान बन चुका था और सब कुछ वही हुआ जो उन्होंने रचा था। उन्हें पता था कि केवल 2 पुलिस वाले ही वहां पर मौजूद होंगे और वो भी निहत्थे थे, यानी कि उनके पास वेपन नहीं होगा। 6 पुलिस वालों को एसएसपी जम्मू ने सस्पेंड कर दिया है क्योंकि 6 पुलिस वाले वहां पर तैनात थे, मगर वो 2-2 की रोटेशन पे वहां आते थे। ये किसी रूल में सेट नहीं था, दरअसल खुद से ही वो इस तरह से चलते थे। और 15 लोगों का बड़ा स्टाफ जो सोशल वेलफेयर विभाग का वहां पर था, उनमें से भी 2 या 3 लोग ही एक समय पर मौजूद हुआ करते थे। खैर, घटना शुरू हुई। सबसे पहले आपने वो सीसीटीवी में तो देखा ही है कि किस तरह से मारपीट करके चाबी लेके तीनों इनमेट्स, जिनका नाम करणजीत उर्फ गुग्गा जो द ब्लैड आरएसपुरा का रहने वाला था और एक मर्डर एक्यूज था, और उसके साथ साथ सनाउल्लाह और एहसान जो दोनों पाकिस्तान के रहने वाले थे। कुल मिलाकर यहाँ पर 26 इनमेट्स बंद थे, जिनमें से 3 भाग खड़े हुए। जो 23 बचे हैं उनमें से एक और पाकिस्तानी अभी भी वहां पर है, और इनमें से 13 लोग जो हैं माइनर से मेजर हो चुके हैं, यानी कि 18 वर्ष से ऊपर आयु हो चुकी है। वहां से जैसे ही ये लोग गन पॉइंट पर भागे तो पास में ही जाकर इन्होंने एक युवक से एक बाइक छीना गन पॉइंट पर। बाइक छीनने के बाद ये तीनों लोग मोटरसाइकिल लेकर वहां से एक ऐसे लोकेशन पर पहुंचे जहां पर कोई चौथा शख्स इनका पहले से ही इंतजार कर रहा था। वहां से ये बाइक बदलते हैं और एक बाइक पर फिर 4 लोग सवार होते हैं और वहां से पहुंचते हैं जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पहुंचने के बाद इनके मोटरसाइकिल का पेट्रोल खत्म हो जाता है और वहां से ये ऑटो की मदद से एक और लोकेशन पर पहुंचते हैं, जहां से फिर ये एक वीडियो कोच स्लीपर बस में जम्मू कश्मीर से पंजाब एंटर कर जाते हैं। मगर इसी बीच कुछ चीजें और भी हुई। वो क्या हुई? इस तरह से
एक मोबाइल फोन पहले से ही गुग्गा के पास आ चुका था और ये मोबाइल फोन वर्चुअल मोड पर काम करता था, यानी कि ये हॉटस्पॉट भी जो यूज किया करता था वो ऑब्जर्वेशन होम का ही यूज किया करता था। तो खुद सोचिए कि ऑब्जर्वेशन होम में कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो पैसे की एवज में या फिर डर से इसकी मदद कर रहा था। वेपन जो इसके पास पहुंचा था उसे पहुंचाने में मदद की थी एक बड़े गैंगस्टर ने, और ये पंजाब के गुरदासपुर से वहां से जम्मू के आरएसपुरा तक वेपन पहुंचा था। ये एक देसी रिवॉल्वर थी, मगर ये तो अच्छा हुआ कि वो रिवॉल्वर लॉक हो गई, नहीं तो उस दिन जैसे वहां से ये भागे हैं किसी का कत्ल यानी कि मर्डर भी हो सकता था। खैर आगे चलते हैं। जब जुवेनाइल होम से लेकर ये जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे तक पहुंचे, उसके बीच में गुग्गा ने एक कॉल की। ये कॉल की गई एक ऐसे शख्स को जिससे कि ये रैंसम मनी लेने के लिए बात कर रहा था। करीबन 50,000 रुपए इसने रैंसम मनी मांगी थी, जो बाद में 1 लाख रुपया भी हुई और यही रैंसम मनी ने इनको पकड़वाया भी। खैर ये वहां से जैसे ही बस में पंजाब एंटर किए तो जलंधर पहुंचे। पंजाब के जलंधर जाकर इन्होंने वो वीडियो कोच बस बदल दी और एक नई वीडियो कोच बस में वहां से बैठ गई। तब तक गुग्गा ये प्लान कर चुका था कि उसे आखिर आगे कहां जाना है और इन पाकिस्तानी साथियों को कहां पर अलग करना है। लुधियाना पहुंचते पहुंचते गुग्गा ने अपना प्लान कर लिया था और उसे यह पता चल चुका था कि जिस पैसे की उसने मांग की है 1 लाख रुपया उसे लुधियाना में डिलीवर होने वाला है। लुधियाना पहुंचने के बाद गुग्गा ने अपना वर्चुअल मोबाइल फोन, जिसमें वर्चुअल सिम था, वो मोबाइल फोन और अपनी रिवॉल्वर दोनों पाकिस्तानी साथियों को सौंपी और फिर वहां से उनसे अलग हो गया। मगर अलग होने से पहले वो रैंसम मनी ले चुका था और उसमें से कुछ पैसे अपने पाकिस्तानी साथियों को भी दे चुका था। वहां से निकलकर गुग्गा फिर आगे कहां गया, अभी तक पुलिस उसके पीछे लगातार अलग अलग टीम्स लगा के काम कर रही है, मगर दोनों पाकिस्तानी इनमेट्स वहां से अंबाला कैंट के रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां पर वो सुबह करीबन 9:30 और 10 बजे के बीच 17 फरवरी यानी कि मंगलवार को गिरफ्तार हो गए। उन्हें गिरफ्तार किया गया सीआई यूनिट, काउंटर इंटेलिजेंस अंबाला यूनिट ने, जिन्होंने बाद में एक पत्रकार वार्ता करके भी सारे मामले का खुलासा किया और जम्मू पुलिस वहां जाकर उन्हें अपनी हिरासत में ले चुकी है। मगर इसी बीच गुग्गा को पकड़ने के लिए लगातार जम्मू से अलग अलग टीम्स हिमाचल, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के लिए निकल चुकी हैं और लगातार उसे दबिश देने के लिए काम किया जा रहा है। पुलिस इस मामले के ऊपर भी जांच कर रही है कि वो एक चौथा साथी जो इन्हें नेशनल हाईवे से लेकर पंजाब तक पहुंचा था, दरअसल वो है कहां पर, क्या वो गुग्गा के साथ है या वो गुग्गा को लुधियाना तक छोड़कर अलग हो गया है। उसके बारे में भी पुलिस जानकारी जुटा रही है और लगातार काम किया जा रहा है। गुग्गा इतना शातिर अपराधी है कि उसे पता था कि वो वर्चुअल मोबाइल फोन से लोकेशन ट्रैक होने के कारण पकड़ा जा सकता है, इसलिए उसने अपना वर्चुअल मोबाइल फोन और रिवॉल्वर दोनों पाकिस्तानी इनमेट्स को दे दिया था। दोनों पाकिस्तानी इनमेट्स को जम्मू पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है और अभी तक प्रीलिमिनरी जानकारी में जो पता चला है कि इस जुवेनाइल होम ब्रेकआउट का पूरा मास्टरमाइंड गुग्गा था और गुग्गा दरअसल विक्की खौफ गैंग के साथ भी जुड़ा हुआ है, जिसका सरगना विकास सलाथिया उर्फ विक्की दरअसल मलेशिया से ऑपरेट करता था और अब जानकारी ये भी है शायद वो मलेशिया छोड़कर भी किसी और यूरोपियन देश या फिर यूएसए पहुंच चुका है। वहीं दूसरी ओर इसकी मदद इस जुवेनाइल होम ब्रेकआउट में विक्की खौफ गैंग ने कितनी की है, इसके ऊपर भी जांच की जा रही है। मगर बड़ी बात यह है कि ये सारी प्लानिंग जो जुवेनाइल होम ब्रेकआउट की थी, ये दरअसल 1 हफ्ते के भीतर भीतर ही रची गई और ये सब कुछ कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसकी पूरी डिटेल में जब हम आपको कहानी सुनाएंगे तो आपको समझ आएगी कि ये साजिश क्यों रची गई उसको जुवेनाइल होम यानी कि ऑब्जर्वेशन होम को ब्रेकआउट करने की और वहां से भागने की। हालांकि करीबन 1 महीना पहले एक अर्जी जमानत की गुग्गा ने कोर्ट में लगाई थी, जिसे खारिज कर दिया गया था। गुग्गा की उम्र 18 साल से ऊपर हो चुकी थी और उसे पता था कभी भी उसे यहां से जेल शिफ्ट किया जा सकता है, इसीलिए वो बहुत जल्दबाजी में था कि वो कम से कम यहां से ब्रेकआउट करके कहीं बाहर भागे। गुग्गा को ये लगा कि शायद उसके साथ
किसी और की मदद की जरूरत होगी तो उसने अपने दोनों पाकिस्तानी इनमेट्स को भी तैयार किया और उन्हें यह कहते हुए तैयार किया कि उन्हें वो नेपाल बॉर्डर के जरिए देश से बाहर पहुंचा देगा, जहां से वो अपने घर पाकिस्तान आराम से जा सकते हैं और इसके लिए वो पैसे का और उनके वहां पहुंचने का सारा अरेंजमेंट भी कर देगा। दोनों पाकिस्तानियों को यह लगता था कि शायद गुग्गा एक बड़ा गैंगस्टर है और इसके अच्छे कॉन्टैक्ट्स क्राइम वर्ल्ड में हैं। उसका कारण यह था कि गुग्गा अपने वर्चुअल फोन से कई बार दोनों पाकिस्तानी इनमेट्स की उनके घर में बात भी कराया करता था। अभी तक की पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कहीं भी कोई आईएसआई का लिंक सामने नहीं आया है, ना ही इस जुवेनाइल होम ब्रेकआउट में कोई पाकिस्तानी लिंक है। और अब ये जानते हैं कि ये सब कुछ हुआ क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है। ये तो आपने जान लिया कि ये सब कुछ हुआ कैसे, हमने आपको सिलसिलेवार ये सारा बता दिया कि तीनों वहां से भागे, 2 पकड़े गए हैं और 1 अभी फरार है, मगर पुलिस का कहना है कि जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। अब ये क्यों हुआ, ये कहानी भी जानना बहुत जरूरी है। दरअसल हम जो आपको स्क्रीन पर एक एक्ट की कुछ लाइंस बता रहे हैं, ये वो एक्ट है जिसे जुवेनाइल एक्ट कहा जाता है। जुवेनाइल होते कौन है? 18 वर्ष से कम उम्र के वो अपराधी जो कई बार जानबूझकर या फिर कई बार अनइंटेंशनली किसी के बहकावे में कोई अपराध कर बैठते हैं और कानून के बीच एक प्रावधान है उन्हें सुधरने का पूरा मौका देने का, जिसके लिए जुवेनाइल होम, जिसे आजकल ऑब्जर्वेशन होम कहा जाता है, ये बनाए जाते हैं। मगर जब भी ऐसी कोई घटना होती है तो सीधा सवाल कहां उठता है? पुलिस पर, क्योंकि पुलिस हमें साफ खाकी में दिखाई देती है और हमें लगता है जहां सिक्योरिटी लैब्स है शायद वहां पुलिस ही होगी। मगर जब कहानी का सच सामने आता है तो फिर ये पता चलता है कि हम जो खबरें देख रहे थे, हम जो वीडियोस देख रहे थे, हम जो सुन रहे थे, दरअसल वो अर्ध सत्य था, पूरा नहीं। और पूरे के लिए हम कभी चीजों को पढ़ते नहीं, जानते नहीं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो ऑब्जर्वेशन होम या जुवेनाइल होम है, जम्मू डिवीजन में इकलौता वो आरएसपुरा में है, जिसमें बाकी जिलों के भी और 3 इनमेट्स पाकिस्तानी हैं। ये सोशल वेलफेयर विभाग के तहत आता है और एक जुवेनाइल बोर्ड होता है जिसके एक सिटिंग जज अध्यक्ष होते हैं और उनके साथ 2 एडहॉक मेंबर होते हैं जिन्हें सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ही एडहॉक पर रखता है, यानी कि 1 साल या 2 साल बाद उन्हें बदला भी जा सकता है। दरअसल उनका काम होता है कि जो सेट रूल्स हैं उसको देखना और जुवेनाइल होम की मैनेजमेंट कमेटी की तरह काम करना। इनका काम यह भी रहता है कि जुवेनाइल में सुरक्षा कैसी है, वहां पर जो जुवेनाइल हैं क्या उनकी देखरेख सही से हो रही है, वो खाना कैसे खा रहे हैं, उन्हें वहां से अगर उनकी सजा पूरी होती है तो कोर्ट में शिफ्ट किया जाना है, जमानत आनी है, इन सारी चीजों के ऊपर ये काम करते हैं। जुवेनाइल होम का एक पूरा सेट शेड्यूल और एक स्टाफ भी होता है और इस समय इस जुवेनाइल होम में करीबन 15 लोगों का एक स्टाफ भी था। मगर सिस्टम की कमी देखिए कि सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कभी इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि क्या उनके सुपरिंटेंडेंट पिछले 1.5 महीने से कभी इस बाल सुधार गृह में गए भी हैं या नहीं। हमारी जानकारी के अनुसार आज सुपरिंटेंडेंट को भी सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सस्पेंड कर दिया है। इससे पहले कल एसएसपी जम्मू ने अपने 6 पुलिस कांस्टेबल्स को सस्पेंड कर दिया था जिन्हें सुरक्षा ड्यूटी पर यहां रखा गया था। अब इसके बीच की एक बड़ी बात भी आपको बताते हैं। जो हमारे सोर्सेज हैं सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में, वहां से ये भी पता चला है कि दरअसल ये जम्मू कश्मीर पुलिस की ही पहल थी कि वो लगातार इस जुवेनाइल होम की सिक्योरिटी की बात कर रहे थे, क्योंकि उनके पास जब से गटारू हत्याकांड का मुख्य आरोपी करणजीत उर्फ गुग्गा यहां पर रखा गया था, तब से उन्हें ये इनपुट्स थे कि गुग्गा कभी वहां पर कुछ गड़बड़ी कर सकता है या भागने की कोशिश कर सकता है। इसी की एवज में जम्मू पुलिस ने लगातार कोर्ट में अर्जी भी दी थी कि वहां पर सिक्योरिटी रखनी चाहिए। 6 महीने पहले उस अर्जी को मान लिया गया और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने कहा कि आप हमें सिक्योरिटी दे दीजिए। जम्मू पुलिस ने अपने 6 लोगों को वहां पर तैनात किया और अगर हम पुलिस की एसओपी की बात करें तो पुलिस की एसओपी के अनुसार वर्दी में लोग गार्ड का काम करते हैं और वहां पर जो गार्ड 6 लोगों की दी गई थी उनके पास वेपन भी होने चाहिए थे। मगर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट ने इसका विरोध किया और उन्होंने कहा कि वहां पर जो इनमेट्स हैं दरअसल वो 18 से कम आयु के हैं, इसलिए उन्हें वर्दी में पुलिस नहीं चाहिए बल्कि उन्हें सिविल्स में पुलिस चाहिए और वो भी विदाउट वेपन। वेपन लेकर कोई भी शख्स अंदर नहीं आएगा।
ऐसे में 6 पुलिस कांस्टेबल वहां रखे गए, मगर उन्होंने भी अपनी सहूलियत के अनुसार से रोटेशनल ड्यूटी देने का काम शुरू कर दिया। यानी कि एक दिन 2 लोग और दूसरे दिन 2, फिर तीसरे दिन 2, यानी कि एक समय पर केवल 2 पुलिस वाले वहां पर तैनात होते थे और वो भी निहत्थे, बिना वेपन के। वहीं दूसरी ओर जो 15 लोगों का स्टाफ सोशल वेलफेयर का वहां रखा गया था, उनमें से भी 3 या 4 लोग ही मौके पे होते थे, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया पिछले 1.5 महीने से सोशल वेलफेयर के सुपरिंटेंडेंट जुवेनाइल होम के वहां पर आए ही नहीं थे। तो ऐसे में खुद सोचिए कि लैप्सेस कहां हैं और किस तरह से हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो लगातार जम्मू पुलिस कोर्ट में यह भी अर्जी दे रही थी कि गुग्गा को जमानत ना दी जाए। खैर, कोर्ट ने जम्मू पुलिस की अर्जी को माना भी और गुग्गा की जमानत याचिका को 2 महीने पहले खारिज कर दिया। इससे चिढ़ा हुआ गुग्गा लगातार कहीं ना कहीं कुछ ऐसी हरकतें कर रहा था, कभी कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश, कभी कुछ खींचतान, जिससे ये लग रहा था कि ये कुछ ना कुछ हरकत कर सकता है। और पुलिस हमेशा से ऐसी चीजों को समझती है, क्योंकि पुलिस का काम ही क्राइम से डील करना रहता है। पुलिस ऑफिसर्स ने लगातार जुवेनाइल होम के लोगों को ये बताया कि ये गड़बड़ी कर सकता है, इसलिए आप सचेत रहिए। मगर लगातार ऐसा कुछ होने के बावजूद भी कुछ बदलाव नहीं देखा गया। करीबन 1 महीना पहले गुग्गा ने सभी सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए। उसके बाद एसडीपीओ और एसएचओ आरएस पुरा ने वहां जाकर जब उससे क्वेश्चनिंग की और इस बारे में पूछताछ की कि उसने ये क्यों किया, तो इतना शातिर अपराधी था कि उसने कोर्ट में ये बता दिया कि पुलिस ने मुझसे जोर जबरदस्ती की है। बजाय इसके कि सोशल वेलफेयर ये समझती कि आखिर पुलिस ये क्यों कर रही है, बल्कि उन्होंने एसडीपीओ और एसएचओ का जुवेनाइल होम में आना ही बंद कर दिया। उन्होंने कह दिया कि कोई भी पुलिस वर्दी में या वेपन लेकर इस होम के अंदर नहीं आएगा। यानी कि जो शातिर अपराधी ने प्लान किया था, जो प्लान रचा था, वो उसमें कामयाब हो गया। अब उन्हें पता था कि पुलिस वर्दी में यहाँ नहीं आ सकती, ना ही वेपन होगा, तो हमें भागने में आसानी होगी। उसके बाद से जब उसे ये पता चल चुका था कि अब ना तो मुझे जमानत मिल रही है और ना तो यहाँ पुलिस आएगी, तो फिर ये साजिश रची गई कि आखिर जुवेनाइल होम को ब्रेकआउट कैसे करना है। इस साजिश के बीच जैसे मैंने आपको बताया कि करीबन 1 हफ्ते में ये सारा प्लान बना और फिर एक वेपन अरेंज किया गया जो देसी रिवॉल्वर थी, और गुरदासपुर से एक शख्स के जरिए वो आरएसपुरा तक पहुंची। वहां जब ये पहुंच गई, इससे करीबन 1 महीना पहले से ही गुग्गा लगातार एक वर्चुअल सिम के जरिए मोबाइल फोन पे जुवेनाइल होम का ही हॉटस्पॉट लेकर बाहर बात किया करता था, और इसकी जानकारी वहां पर तैनात सोशल वेलफेयर के स्टाफ को भी थी। अब पुलिस जांच में सोशल वेलफेयर के कुछ लोगों को भी रडार पे लिया जाएगा कि क्या किसी को पैसे दिए गए कि ये जानकारी छुपाए, या फिर वो डर के मारे इसमें छुपा रहे थे। अब कुल मिलाकर पुलिस इस सारी जांच में जुटी हुई है, और ये जांच तब खत्म होगी जब ये पता चलेगा कि आखिर कौन कौन लोग इसमें कैसे कैसे इन्वॉल्व था। मगर कुछ भी हो, सोशल वेलफेयर विभाग को अब ये सोचना होगा कि ऐसे जुवेनाइल होम या ऑब्जर्वेशन होम या बाल सुधार गृह सुधारने के लिए होते हैं, मगर वहां के जो सेट रूल्स होते हैं उन्हें फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है। इसके 2-3 पॉइंट और भी ऐसे हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा, और शायद आप इस स्टोरी को देखकर समझ जाएं कि ऐसे बाल गृह में कैसे होता है। जब 9/11 हुआ था और कसाब को पकड़ा गया था, तो उसकी आयु भी 18 वर्ष से कम की थी, मगर उसे एक जुवेनाइल होम में कुछ महीने रखने के साथ साथ कड़ी सुरक्षा भी मुहैया करवाई गई थी। ऐसे ही ये जो 2 पाकिस्तानी थे जो इनमेट्स यहाँ पर थे और यहाँ से भागे थे, दरअसल ये दोनों आतंकी नहीं थे, क्योंकि एक को कानाचक से गिरफ्तार किया गया था, और ये उस समय गिरफ्तार किया गया था जब पाकिस्तान में इमरान खान की हुकूमत थी, और इमरान खान ने एक बड़ी रैली उनकी पार्टी ने निकाली थी, और ये बॉर्डर से इस ओर क्रॉस करके आ गया था। दूसरा जो शख्स था उसने कहीं चिंगस में राजौरी में बॉर्डर क्रॉस किया था और यहाँ आया था, और इन दोनों को 1-1 साल की सजा सुनाई गई थी। आप खुद हमारे सिस्टम के लैप्सेस देखिए कि 1 साल की सजा खत्म होने के बावजूद सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट या फिर जुवेनाइल बोर्ड ने ये सोचा ही नहीं कि अब इन्हें डिपोर्ट कैसे करना है। तो खुद सोचिए, वो यहाँ पर 4-4 सालों से सजा होने के बाद भी रह रहे थे। तो कुल मिलाकर कहीं ना कहीं लैप्सेस सिस्टम में होते हैं, जिसे आखिर में हम सारा ठीक करा पुलिस या सुरक्षा के ऊपर फोड़कर इस बात से पल्ला झाड़ लेते हैं कि सुरक्षा में कमी के कारण ऐसे ब्रेकआउट होते हैं। तो शायद आप समझ गए कैसे हुआ जुवेनाइल होम ब्रेकआउट, क्यों हुआ जुवेनाइल होम ब्रेकआउट। इस स्टोरी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, क्योंकि अर्ध सत्य हमेशा सिस्टम को खराब करता है और पूरा सच जानना बहुत जरूरी होता है। जय हिंद।